या किसी जनपद में आप गए भ्रमण पे, तो कुछ किसानों को, साधारण किसानों को, वो किसान नहीं जो सिर्फ किसान नेता के रूप में मशहूर हो चुके हैं या जो प्रोफेशनल हैं, वो साधारण किसान, छोटा किसान जिसके लिए आप चिंतित हैं, जिसके लिए आपका विभाग चिंतित है, वो छोटा किसान जो साइकिल पे अपना बोरा लादता है अपनी उपज, उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, वो छोटे किसान, उन छोटे किसानों के साथ कभी इंटरेक्शन होता है जिससे ये पता चले, रियल फीडबैक मिले कि क्या क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, तो जन्म से ही ऐसी चीज़ों को देखते आया हूँ। किसानों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, कैसे दोगुनी होगी देश के किसानों की आय, अन्नदाता के चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आए, क्या है उत्तर प्रदेश सरकार के मंडी विभाग की योजनाएं। द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में बता रहे हैं आईएएस अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह हैं उत्तर प्रदेश के होनहार अधिकारी, जिन्होंने अपने पैतृक गांव में ही रहकर बेहद कम संसाधनों में की थी प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हमारे खास कार्यक्रम लोक सेवक में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर अंजनी कुमार सिंह। अंजनी जी, इस समय मंडी परिषद एक विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, एक महत्वपूर्ण विभाग होता है जिसके ज़िम्मे जो मंडियां संचालित हैं उत्तर प्रदेश के हर जनपद में और तहसील स्तर पर, और जो किसानों के उत्पाद होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे मार्केट में लाया जाए, कैसे किसानों को बेहतर कीमत मिले, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस विभाग की। और इस विभाग के आप निदेशक हैं और नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे विभाग का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब द इंडियन ओपिनियन में। धन्यवाद और नमस्कार। हम शुरुआत में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक परिवेश किस प्रकार से रहा, किस जनपद को आप बिलोंग करते हैं और कब आप प्रशासनिक सेवाओं में उत्तर प्रदेश में आए? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और चंदौली जनपद का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो शुरू से ही ये इच्छा थी कहीं हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार होगा या मस्तिष्क में कभी ये बात बिठा दी गई कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। तो अगर मैं कहूँ कि बचपन से मेरा लक्ष्य था तो ये गलत नहीं होगा। बचपन से ही प्रशासनिक सेवाओं के बारे में सोचा था और इस सेवा में मैं 1998 में प्रशासनिक सेवा में आया। प्रोविंशियल सिविल सर्विस के थ्रू राज्य की जो सिविल सेवा है उसमें मेरा चयन हुआ और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन हुआ। उसमें 2014 बैच में मेरा इंडक्शन हुआ। 2014 बैच का मैं इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। आपकी शुरुआती शिक्षा किस जनपद से हुई और फिर जब आप कंपटीशन के लिए आगे बढ़े तो आपने कहाँ का रुख किया और किस तरह से वो पूरा जो आपका तैयारी का जो क्रम रहा सिविल सर्विसेज के लिए, वो कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ पर आपको सफलता मिली? अभी मैंने बताया आपको कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो सोनभद्र जनपद में एक बहुत छोटा सा कस्बा है चुर्क। वहाँ सीमेंट फैक्ट्री, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत देश की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री मुझे लगता है स्वतंत्र भारत होने के बाद 1954 में स्थापित की गई थी और वही मेरे फादर सर्विस करते थे। मेरा जन्म उसी छोटे से कस्बे चुर्क में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी इंटरमीडिएट तक चुर्क में हुई। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद फिर मैं अपने गांव, जहां के मेरे पूर्वज रहने वाले हैं, जहां मेरा गांव है, वहां मैं गया। चंदौली जनपद में? जी, चंदौली जनपद में। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो सेवानिवृत्ति के बाद वो चंदौली जनपद में वास कर रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पर मैं भी वहीं निवास करने लगा और वहीं से मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सोची। वहीं गांव से मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और पहले पुलिस सेवा में चयन हुआ, उसके बाद प्रांतीय पुलिस सेवा के बाद ये प्रांतीय सिविल सेवा में चयन हुआ। यूपीएससी की सेवाओं में भी चयन हुआ 2 बार, लेकिन चूँकि प्रशासनिक सेवा में विशुद्ध रूप से प्रशासनिक सेवा में जाना था और आईएएस प्रॉपर में चयन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि हमें प्रांतीय सिविल सेवा में ही सेवा करनी है। प्रांतीय सिविल सेवा में 1998 बैच से मैं सेवा कर रहा हूँ। सिंह साहब, एक ख़ास बात जो आपसे मालूम चली कि आपने तैयारी के लिए किसी बड़े शहर की ओर रुख नहीं किया
और आप अपने गांव में रह के ही आपने निर्णय लिया और वहीं से आपने सिविल की तैयारी की। तो स्टडी मटेरियल्स और गाइडेंस, एक एटमॉस्फेयर, लोग कहते हैं कि वातावरण होता है इलाहाबाद में, दिल्ली में मुखर्जी नगर जाते हैं लोग, ये निर्णय आपने जो लिया वो भी उस समय लिया जब इंटरनेट भी गांव को नहीं पहुंचा था, छोटे कस्बों में इंटरनेट नहीं था। तो आज तो बहुत सी आसानियां हैं, अगर कोई गांव से पढ़ना चाहे तो आज तो आसानी से पढ़ सकता है। यूट्यूब में तमाम क्लासेस मिलती हैं सिविल की, तमाम देश के विशेषज्ञ हैं, वो अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं लोगों के लिए। लेकिन जब आप सेलेक्ट हुए पीसीएस में, उस समय निश्चित तौर पर स्टडी मटेरियल अरेंज करना एक चुनौती होती थी प्रतियोगी छात्रों के लिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये बात कुछ 20-21 साल पुरानी है, बल्कि और उससे भी ज़्यादा पुरानी है। 1996 और 97 की बात है। तो तब सूचना क्रांति प्रारंभिक दौर में हो रहा था, बिल्कुल बीज स्वरूप थी। अभी आज जिस तरह सूचना क्रांति और हम सूचनाओं का आदान प्रदान, इंटरनेट और आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात की, ये उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। इंटरनेट की भी शुरुआत हो रही थी। जी हाँ। और आपको याद होगा 1996 में ही, मुझे लगता है, या 1995 में बहुत बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, वहाँ मोबाइल फ़ोन्स आए थे। जी। तो ये सही है कि आज प्रतियोगी छात्र को बहुत प्लेटफॉर्म और सूचनाओं का अथाह स्रोत उपलब्ध है। ऐसा नहीं था पहले, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने एक निर्णय लिया कि गांव में रहकर ही तैयारी करनी है, और मेरा सौभाग्य था कि पहले ही प्रयास में मुझे सफलता मिल गई। ये ज़रूर है, बड़े शहरों में वातावरण मिलता है, एक प्रतियोगी छात्रों से जब बहुत लोगों से मुलाकात होती है तो उनके विचार जानने का, और जो एटमॉस्फेयर की बात आपने की वो ज़रूर होता है। गांव में ये परेशानी तो ज़रूर आई, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी कमियों और अपनी मजबूत पक्ष को जानें। आप किसमें, आपका कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा पक्ष कमज़ोर है, और ये केवल आप और आप ही जान सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अक्सर हम स्वयं के प्रति भी ईमानदार नहीं रहते हैं। अगर स्वयं के प्रति ईमानदार होकर ये विचार कर लें कि हमारा कमज़ोर पहलू कौन सा है और हमारा मजबूत पहलू कौन सा है, तो इससे विषय के चयन में और तैयारी में बहुत आसानी होती है। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में प्रथम सोपान है सही विषय का चयन करना। अभी तो एक ही विषय की बात होती है, उस समय 2 विषय चयन करने पड़ते थे। और उसके बाद मुझे लगता है कि अगला सोपान ये है कि आपको परीक्षा के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी मिल सके वो हासिल करना, और वो आपको हासिल होती है पुराने पिछले वर्षों के पेपर से। आप जितना भी क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको इस बात का विचार, इस बात का आइडिया लग जाएगा, आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर एक बार आपको ये स्पष्ट हो गया, आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो गई कि क्या क्या और कैसे पूछा जाता है, तो आप उसी की तैयारी करेंगे। ये बहुत इसके मेथड, या ये मैं कहूँगा कि ये एक बहुत नियोजन की बात है। सुनियोजित तरीके से प्लान आपका सही दिशा में होगा तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। निश्चित तौर पे आपका काफ़ी ऊंचा मनोबल था उस समय, और इसीलिए ये जो फ़ैसला आपने लिया, और गांव में रह के आपने पीसीएस में आप डिप्टी एसपी भी हुए और आप फिर एसडीएम भी हुए, यूपीएससी भी आपने क्लियर किया। वहाँ पर आपको डायरेक्ट आईएएस के जो पद, जो श्रेष्ठ पद होते हैं, शायद वो आपके मनमाफिक आपको नहीं मिले, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज मिले आपको, ऑल इंडिया सर्विस में आपको हिस्सा मिला। लेकिन आपने, चूँकि उत्तर प्रदेश में आप रहना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए आपने प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की सेवाओं को दी। एक बड़ा रोचक आपका रहा छात्र जीवन, और जो एक प्रतियोगी छात्र के रूप में जो आपकी यात्रा रही वो बड़ी रोचक रही। जब आप सर्विसेज में आए, उत्तर प्रदेश सरकार का जब आप अंग बन गए, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक लोक सेवक के रूप में, एक लंबा सफ़र हो गया, उसमें भी लगभग 2 दशक का सफ़र आपका हुआ, एक बड़ा अनुभव, और अब ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट आप बन गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करने के दौरान प्रमोट होके। तो ये जो यात्रा रही, इस यात्रा ने एक लोक सेवक के तौर पर बहुत से अनुभव दिए होंगे। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें आप शेयर करें, कोई एक ऐसा विषय जो आपको याद हो, जो आपको लगता हो कि अभी तक की जो सेवा रही उसमें सबसे कोई महत्वपूर्ण वाकया
जो एक सेटिस्फैक्शन भी देता हो, कुछ ऐसा आपने कहीं निर्णय लिया हो जो बहुत संतुष्टि देता हो और एक मन में आभास होता हो कि ये फैसला बहुत अच्छा रहा जो आपने इस कैरियर ऑप्शन को चुना? देखिए, जब आप एसडीएम के तौर पर अपनी सेवा देते हैं तो ये एक बहुत ही सौभाग्य का अवसर होता है, एक ऐसा अवसर होता है जो मैं कहूँगा कि हर किसी को उपलब्ध नहीं रहता है। और मेरा मानना ये है कि इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को। बहुत छोटी छोटी बातें सोचनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप एसडीएम के तौर पर काम करते हुए गाँव से जुड़ते हैं और गाँव के सबसे गरीब व्यक्ति से जुड़ते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में पढ़िए या अन्य जगहों पर भी देखिए कि गांधी जी के एक मंत्र की बात होती है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो या कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे आपको गर्व की अनुभूति होती है, आपके मन में महानता का भाव पैदा होता है कि मैं बड़ा महान काम करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले आप रुकिए और सोचिए कि आपके इस कदम से, आपके इस कार्य से आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके आंसू पोंछने में कितनी सहायता मिलेगी। तमाम लोग, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग भी पत्रकारिता के दौरान ऐसे बहुत से मामलों से हमारा आमना सामना होता है जब हम देखते हैं कि लोग दशकों से उन जायज़ कामों के लिए दौड़ रहे हैं जो कुछ मिनटों के काम है। अगर अधिकारी ध्यान दें और चाहें तो कुछ ही मिनटों में, एक ही दिन में उनका निस्तारण हो सकता है। ऐसे तमाम विषय हैं। तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है? किस तरह से आप किसानों की प्रगति को और अधिक गति प्रदान कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य या भारत सरकार भी, हमारा देश ही कल्याणकारी सरकार की संकल्पना करता है और जहाँ तक लोगों के कल्याण की बात है तो लोगों का एक बड़ा हिस्सा किसानों से बनता है। 65 से 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, उनकी जीविका कृषि पर आधारित है। तो जब हम लोक कल्याण की बात करते हैं तो किसानों के कल्याण की बात सबसे पहले पायदान पर होनी चाहिए। मंडी परिषद की स्थापना और मंडी परिषद के ऑपरेशन का उद्देश्य भी मात्र किसानों का कल्याण है। अगर हम एक पंक्ति में कहना चाहें तो ये कहेंगे कि किसानों को उनकी उपज जो उनके बहुत परिश्रम से प्राप्त होती है, उनका कैसे लाभकारी मूल्य, सबसे अच्छा मूल्य कैसे मिले, यही मंडी परिषद का उद्देश्य है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं तो उनकी दृष्टि में भी यही उद्देश्य रहता है। अब मंडी परिषद, इसके लिए मंडी समितियों की स्थापना हुई है। मंडी समितियों का कंट्रोलिंग बॉडी मंडी परिषद है। मंडी समितियों का ये लक्ष्य होता है कि किसान जब उनके पास आएंगे, यानी मंडी समिति परिषद में आएंगे, तो उनको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलेंगे, कंपटीशन होगा। अगर एक वस्तु है और उसको खरीदने वाले कई लोग हैं तो उसमें कंपटीशन होगा और कंपटीशन का लाभ किसान को मिलेगा। मंडी समितियों की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य है। अभी आपने बात की कि अभी बदली हुई कुछ परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो उसमें मंडी परिषद का क्या रोल हो सकता है? देखिए, ये तो पहले मंडी समिति अपने परिसर में व्यापारियों को लाइसेंस करती थी, लाइसेंस देती थी और लाइसेंस व्यापारी उनके परिसर में रहते थे। किसान आता था तो उन व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी और अच्छा मूल्य मिलता था। अब बदली हुई परिस्थितियाँ ये है कि किसान को और बड़ा बाजार देने की तैयारी है और दिया जा रहा है कि किसान केवल मंडी समिति में आकर बेचे, यह आवश्यक नहीं है। उसको जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूल्य मिल रहा है वहाँ पर वो बेच सकता है, यानी मंडी समिति के बाहर भी बेच सकता है। यानी मंडी की जो बाउंड्रीज हैं उनसे वो आज़ाद है। मंडी में चाहे तो वहाँ भी जाए पूरी तरह से, और हाँ, वो कहीं अगर भी वो जा सकता मंडी है। में उसे असुविधा है, चाहे तो लाभ ले, असुविधा है तो वो बाहर जो मुक्त बाज़ार है किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यापारी से जहाँ भी उनका संपर्क हो जाए, उन्हें अच्छी कीमत मिले, वहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, तो इस क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ई-नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की कल्पना की गई है। और ई-नैम में तो किसानों, ये कोशिश है कि किसान को पूरे देश में, पैन इंडिया, यानी पूरी कंट्री में कहीं भी बायर्स, उसको बड़े लेवल के जो बायर्स हैं जो बल्क में परचेज करते हैं और तमाम फूड प्रोसेसिंग करते हैं। किसी क्षेत्र में अगर हम बात करें, इधर कन्नौज और फर्रुखाबाद की, वहाँ आलू की प्रोडक्शन, आलू की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो आलू के बाजार के भाव वहाँ गिर गए,
लोकली स्थानीय तौर पे ज़्यादा गिर गए। लेकिन जबकि यूपी के ही मुंबई किसी बैठा क्षेत्र हुआ में आदमी वहाँ आलू का अच्छा दाम दे सकता है। जी, जी। तो ई नैम संकल्पना इसीलिए की गई कि मुंबई का आदमी भी इंटरनेट के माध्यम से वो आलू देख सकता है कि आलू कैसा है, उसका दाम लगा सकता है उस पोर्टल पे जाके, ई नैम पोर्टल पे, और किसानों को अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि किसानों का जो बाज़ार उपलब्ध था वो और व्यापक हो रहा है। व्यापक होने का अर्थ ये है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने का सीधा सा अर्थ ये है कि किसानों को और अच्छा मूल्य मिलने तो की ये जो संभावना ई बढ़ रही नैम की व्यवस्था है, ये धरातल पर कब तक ये नहीं, ये धरातल पे है। 125 मंडियां भारत सरकार के सहयोग से ई नैम में जो भी उपकरण आवश्यक हैं बिल्कुल आ चुकी है, और वहाँ पर ये कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान भी क्या इसमें इंडक्ट हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, हजारों किसानों को पंजीकृत किया गया है, उनको सूचना दी जा रही है, उनके पास व्यापारियों की सूचना है, व्यापारियों के पास किसानों की सूचना है। दोनों को, यानी बेचने वाले को और ख़रीदने वाले को एक बड़ा प्लेटफॉर्म इससे मिल रहा है। तो ये किसानों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे देश में एक बड़ा चिंतन का विषय है जो कि हमारे देश में जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे जो ताज़े फल और सब्जियां हैं, उनका बड़ा प्रतिशत जो है कंज्यूम नहीं हो पाता है, ख़राब हो जाता है। और इसकी शुरुआत की आप लोगों ने, सरकारों ने काम किया इस पे। तो आलू के मामले में तो हमने काफ़ी नियंत्रण स्थापित किया है। बड़े पैमाने पर हमारे देश में, प्रदेश में आलू के कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध हो गए हैं अब। और अब आलू को हम साल भर आलू को कंज्यूम करते हैं। ऑफ सीज़न में भी आलू मार्केट में उपलब्ध होता है, क्योंकि हमने स्टोरेज कैपेसिटी उसकी एक विकसित कर ली है। और जो सब्ज़ियाँ हैं हमारे यहाँ, जो हरी सब्ज़ियाँ हैं, टमाटर हैं या और फल हैं, फ्रूट्स हैं, और जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो उनको हम लंबे समय तक संरक्षित कर सकें। हालांकि आपके विभाग में कुछ शुरुआत हुई है इसकी, कई जनपदों में आपने कोल्ड स्टोरेज विकसित किए हैं, लेकिन वो शुरुआत प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अभी उसका प्रतिशत काफ़ी कम है। तो इस पर क्या फोकस है, कैसे इसको बढ़ाएंगे कि अधिकांश फल और सब्जियां या अधिकांश जो कृषि उत्पाद हों वो क्षरित न होने पाएँ, ख़राब न होने पाएँ, और अगर आवश्यकता है तो हम उन्हें स्टोरेज उपलब्ध करा सकें, जिससे जब उनका मूल्य बढ़ता है, क्योंकि शुरू में जब बल्क में पैदा होता है, हर किसान के खेत से जब टमाटर आता है तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। उसी को अगर हम 1 महीने से रोक पाएँ, 1 महीने रोकने की क्षमता विकसित कर लें, तो उसकी दोगुनी तिगुनी कीमत के हम किसानों को उपलब्ध करवा सकते हैं। देखिए, मूल्य का वर्धन या मूल्य बढ़ना ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ों को हम जो संरक्षित करने योग्य हैं कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित करें। जो चीज़ें संरक्षित नहीं हो सकती हैं उसको प्रोसेस करके रखें, सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल। टमाटर की आपने बात की, तो टमाटर को प्रोसेस करके उसकी जेली बनाएं, उसका स्क्वैश बनाएं, उसका केचप बनाएं। हाँ, बहुत से विकल्प उस तरह संरक्षित करके रखें। तो इस दिशा में मंडी परिषद कार्य कर रहा है, और मंडी परिषद के पास मतलब फूड प्रोसेसिंग पे भी फोकस है। बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग पे हमारा ध्यान है। फूड प्रोसेसिंग के अलावा पैक हाउसेज हमने बना रखे हैं, जहाँ पर सब्जियों में वैल्यू एडिशन, सब्जियों को आप धुल दीजिए, ग्रेडिंग कर दीजिए, वैल्यू एडिशन हो जाता है। इसी तरह बुंदेलखंड में हमारी योजना ये है, जहाँ पर दलहन और तिलहन का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पर दलहन तिलहन के लिए हम ऐसी व्यवस्थाएं, प्रोसेसिंग यूनिट वहीं पे लग जाए, ग्रेडिंग यूनिट रख दें, प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें। ट्रकों पे लाद के कहीं दूर भेजने से अच्छा अगर हम वहीं से रेडी करके सीधे मार्केट में लॉन्च करें। कोल्ड स्टोरेज बना दें। जैसे बुंदेलखंड में हरी मटर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हरी मटर के लिए फ्रोज़न मटर करने का हम वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज लगाएं, या एक ऐसी यूनिट लगाएं जो फ्रोज़न मटर इनको किसानों को फ्रोज़न रूप में दे सके। ये वैल्यू एडिशन पे हमारा ध्यान है, और इस पर हम लोग हर जनपद की ऐसी विशेषज्ञता है। कोई जनपद आलू ज़्यादा पैदा कर रहा है, कोई टमाटर, कोई मटर। अगर इसका एक संतुलन स्थापित किया जा सके जनपद की मांग के अनुसार ही, जी हाँ, जैसे जहाँ पर आलू ज़्यादा पैदा हो रहा है वहाँ पर आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, जहाँ पर प्याज की ज़्यादा पैदावार हो रही है उनके स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी हाँ। इसी तरह जहाँ दलहन तिलहन का प्रोडक्शन ज़्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा दुनिया के एक बड़े देश के बराबर है, तो ये राष्ट्र मतलब उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा राज्य है जो कई राष्ट्रों से बड़ा है। तो उत्तर प्रदेश स्वयं में आत्मनिर्भर हो, सफिशिएंट मार्केट भी है, पर्याप्त जनसंख्या है, खपत भी पर्याप्त है, लेकिन हमें बहुत से फल सब्जियां, बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ क्लाइमेटिकली जिनको हम पैदा कर सकते हैं वो भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है कई बार, क्योंकि हम कई क्षेत्रों में अभी पीछे हैं। आलू के क्षेत्र में तो लगभग आत्मनिर्भर हुए हैं, प्याज हम बाहर से मंगाते हैं और चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं कई बार।
देखिए, उत्पादकता और आपूर्ति, यानी मैं ये कहूँगा कि मांग और आपूर्ति में संतुलन बिठाना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्याज की मांग कुछ है और यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हमें महाराष्ट्र से प्याज मंगानी पड़ती है या बाज़ार अपने आप मंगाते हैं। इस पर चर्चा होती रहती है कि हमारी डिमांड कितनी है, यानी कि हमारी जनसंख्या को प्याज की कितनी खपत है, कितना उपभोग कर लेती है और कितना प्रोडक्शन करती है, और इसमें संतुलन लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे प्याज के पैदावार के क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया और वहाँ मूल्य गिरने का है, तो उसको दूसरे स्टेट्स में जहाँ आवश्यकता है भेज सकते हैं, या दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। तो इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, और आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि इस दिशा में कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। मंडी समितियों के पास ज़मीन उपलब्ध है और हम लोग काफ़ी गोडाउन 100 मीट्रिक टन 500 मीट्रिक टन का गोडाउन बना रखे हैं। इवन ग्रेन्स के यानी अनाजों के स्टोरेज के लिए SWC को और FCI को हम लोगों ने गोडाउन उपलब्ध कराया है। आगे भी स्टोरेज को देखते हुए हम लोग गोडाउन बनाने के लिए या कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, या इवन रीफर वैन्स आती हैं जिन पर हम रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में हम निर्यात कर सके, इन सब पे भी काम चल रहा है और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपके यहाँ जो मंडी के परिसर हैं, उत्तर प्रदेश में हज़ारों की संख्या में आपके पास दुकानें हैं मंडी में, और एक सामान्य तौर पर एक आरोप या कह लीजिए एक माइंडसेट भी है कि जो आम किसान है, साधारण किसान है, अगर वो व्यापारी बनने का प्रयास करता है, सरकार चाहती है कि किसान खुद ट्रेडर बनने की कोशिश करे, खड़ा हो किसान, ताकि वो मैक्सिमम लाभ ले सके। लेकिन वहाँ पर एक कॉकस है अधिकांश मंडियों में कि दुकानें जो हैं वो व्यापारी जिनके पास 1 बीघा खेती भी नहीं है, जो बिल्कुल भी खेती नहीं करते हैं, वो सारी दुकानें वो आवंटित करा लेते हैं। और कई मंडियों में ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि रिजर्वेशन भी फॉलो नहीं होता है वहाँ पर। अगर आप देखें और इसकी जांच कराई जाए तो शायद और अधिक सच्चाई सामने आएगी कि जो एक सामान्य रिजर्वेशन होता है कि साहब SC ST OBC के लिए मिनिमम शॉप्स उनके लिए भी रिज़र्व की जाएँ, अधिकांश मंडियों में इसका भी प्रैक्टिकली हो सकता है कि कागज़ पे चीज़ें हुई हों, लेकिन प्रैक्टिकली इसको देखने की ज़रूरत है तो कि किसानों को लाभ मिले और सभी वर्ग जो शासन की मंशा है या गवर्नमेंट की मंशा है कि अगर रिजर्वेशन है तो फॉलो हो, उनको भी मिले। हमारी आवंटन नियमावली में रिजर्वेशन यानी आरक्षण को पालन करने की व्यवस्था है और हम पालन भी कराते हैं। अगर कोई शिकायत ऐसी मिलती है कि कहीं आरक्षण का पालन नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाता है। इसी प्रकार किस चीज़ में हमारा कल्याण है, अगर ये किसान खुद तय करे FPO बनाकर कैसे हमें ज़्यादा मूल्य मिलेगा, तो किसान आगे आ रहे हैं। FPOs का गठन हो रहा है लगातार, और FPOs को हमने सुविधा भी प्रदान कर रखी है। दुकानों की बात चल निकली तो मुझे ये स्मरण हो आया कि उन्हें भी दुकानों में प्राथमिकता मिले। FPO को हम बिना प्रीमियम के दुकान देने के लिए तैयार हैं। अगर FPO अच्छा काम कर रहा है तो जो दुकान हमारी खाली है उसमें बिना बोली लगाए और बिना प्रीमियम के FPOs को हम दुकान देंगे केवल किराए पर। किसानों के लिए कई विभाग काम कर रहे हैं, आपका विभाग भी काम कर रहा है, कृषि विभाग काम कर रहा है, उद्यान विभाग काम कर रहा है। कभी कभी इन दफ्तर से बाहर किसानों के बीच में भी जाना होता है आपका, कि किसानों के बीच में या किसी जनपद में आप गए भ्रमण पे तो कुछ किसानों को, साधारण किसानों को, वो किसान नहीं जो सिर्फ किसान नेता के रूप में मशहूर हो चुके हैं या जो प्रोफेशनल हैं, वो साधारण किसान, छोटा किसान जिसके लिए आप चिंतित हैं, जिसके लिए आपका विभाग चिंतित है, वो छोटा किसान जो साइकिल पे अपना बोरा लाता है अपनी उपज, उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, वो छोटे किसान, उन छोटे किसानों के साथ कभी इंटरेक्शन होता है जिससे ये पता चले, रियल फीडबैक मिले कि क्या क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, तो जन्म से ही ऐसी चीज़ों को देखते आया हूँ, किसानों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, इससे 2-4 होता आया हूँ। क्योंकि आपका विभाग जो है ये कई दिशाओं में काम कर रहा है। आप रोड्स भी बनाते हैं किसानों के लिए, कि मंडी परिषद की कुछ सड़कें नोटिफाइड हैं, मुझे जानकारी मिली कि वो इसलिए बनाई गई हैं कि किसान वहाँ पर मंडी तक आसानी से पहुँच सके। मतलब इतना व्यापक दृष्टिकोण है आपके विभाग का कि आप चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं। आप FPOs को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, मंडियाँ तो आप संचालित कर ही रहे हैं, आप सड़कें भी उपलब्ध करा रहे हैं कि वो अगर अपने वाहन से, ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं तो वो सुगम यात्रा उनकी जो है खेतों से वहां तक पहुंचे। 2-3 बिंदुओं को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में, विशेषकर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अभी थोड़े समय के लिए अगर अलग रख दें, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसानों की जो खेत हैं, जो होल्डिंग है, वो बहुत छोटी छोटी है।
और अभी आपने एक किसान का चित्रण किया कि वो साइकिल पे अपना बोरा लाद के आता ऐसे है। बड़ी संख्या में हाँ, ऐसे बिल्कुल किसान सही। हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे किसान और बहुत ज़्यादा उनको संख्या में। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी एमएसपी की, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो एमएसपी का लाभ ले नहीं पाते हैं, वो आपकी तमाम योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वो उनके पास मार्गदर्शन का भी अभाव है, वो उतने अच्छे से प्रेरित भी नहीं है, मनोबल भी उनका कमज़ोर होता है। तो कैसे उस किसान को सशक्त किया जाए जो किसानों में सबसे पीछे है? वास्तव में ऐसे किसान सशक्त हो रहे हैं, दो माध्यम से का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो अभी एफपीओ का जिक्र मैंने किया। अगर ऐसे किसान, ठीक है, एक किसान के पास खेत कम है, उसकी उत्पादकता कम, उसने कम उत्पादन किया, उसमें उसको साल भर अपने खाने के लिए भी रखना है और जो कुछ बचा सरप्लस उसको बेचना है। तो कई बार ऐसा किसान को लगता है कि भाई मंडी दूर है और इतना अनाज लेकर मंडी जाना फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पर, या हाँ, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली अरेंज बहुत करनी अच्छा नहीं होगी, रहेगा। हाँ, तमाम तरह की बिल्कुल। दिक्कतें हैं। तो ऐसे के लिए ही एफपीओस, ऐसे किसानों के लिए, अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसे किसान कई मिलकर एक संगठन अपना बना लें, ठीक है, और सबके छोटा छोटा सरप्लस मिलकर ज़्यादा हो जाएगा और वो मंडी तक आ सकते हैं, उसकी एक मार्केट वैल्यू हो जाएगी। एफपीओस का गठन इसीलिए किया जा रहा है कि कई किसान मिलकर अपने कल्याण की बात सबसे अच्छे तरीके से सोच सकते हैं और प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। कम से कम उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक एफपीओ हो जाए, होना चाहिए, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एक गति मिलेगी। हाँ, एफपीओस होना चाहिए। और अभी हमने गेहूं क्रय में एफपीओस को सहभागिता दी और मंडी परिषद से जोड़ के एफपीओस ने क्रय किया है। तो एक तो एफपीओस की बात हो गई। दूसरी बात जो कि सरकार जोर दे रही है कि ऐसे किसानों, जितने क्रय केंद्र हम स्थापित कर पाएँ, वास्तव में बाज़ार को उनके दरवाजे तक जाना है जी, और एमएसपी लेके जाना है, ज़्यादा मूल्य, मतलब उसको अच्छा से अच्छा मूल्य मिले, ये लेके जाना है। ऐसा कर पा रहे हैं हम क्रय केंद्रों की स्थापना से। क्रय केंद्र आप जानते हैं कि 8 किलोमीटर कोशिश की जाती है कि नज़दीक किसान को मिलेगा तो वो अपने साइकिल से या कैसे भी आके वहाँ बेच सकता है। एक आइडिया मुझे कुछ किसानों ने बताया कि जैसे 8 किलोमीटर के दायरे में आप एक क्रय केंद्र दे रहे हैं। भारत या हमारा उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और बिल्कुल एक जो एमएसपी का लाभ है वो उसको देने की एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि धीरे धीरे सरकार इसका सरलीकरण कर रही है। क्या एक प्रयास ऐसा भी किया जा सकता है कि हम बड़े वाहन गांव तक भेजें और वहीं पर वो जो मिनिमम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तराजू चाहिए, जो भी वस्तुएं चाहिए, एक गांव में पता हो किसान को कि अब वो जो 8 किलोमीटर वाली दूरी है, मान लीजिए 10 कुंटल या 20 कुंटल की ही उसकी उपज है। बहुत से छोटे जो किसान हैं, क्योंकि हम लोग सीधे टच में रहते हैं, किसानों से भी बात करते हैं, तो छोटे किसान का जो दर्द है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कई किसानों ने मुझे बताया कि हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, अब हम रेंट पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए प्रतिदिन उसको 1500 रुपये देंगे। फिर अगर वहाँ 1 हफ्ता लग गया तौलाने में तो 1 हफ्ता गुणे 1000 रुपया प्रतिदिन, भाई ट्रॉली ट्रैक्टर से लग के जाएगी वहाँ पे। तो किसान का अगर 10,000 15,000 रुपये, और सामान्य तौर पर जब ज़्यादा किसान पहुँच जाते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है, 8 किलोमीटर के दायरे में कितने गांव होंगे, कितने किसान होंगे? 8 किलोमीटर के दायरे में हज़ारों मीट्रिक टन की पैदाइश होती होगी। तो तौल केंद्रों पर भी सामान्य तौर पर किसानों को कई दिनों तक प्रतीक्षा प्रैक्टिकली करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अगर ग्राम पंचायतों तक गांव में, या कई जहां तो सोसाइटियां गांव में हैं, उनको और बेहतर करें, या वहां पर हम व्यवस्था दे दें किसान अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में अपना उत्पाद, तो फिर वो साइकिल से या किन्हीं भी तरह से जो भी छोटे मोटे साधन हैं उसके पास, ये वो जो सबसे छोटे किसान हैं, शायद उनके लिए ये व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। मेरे कहने का अर्थ यही था, जब मैं ये कहता हूँ कि बाज़ार को किसान के डोर स्टेप पे जाना होगा, तो मेरा अर्थ यही था जो आप अभी सुझा रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव है और वास्तव में इस पर पहले से काम शुरू हो गया है। और नए कृषि कानून आने के बाद जब मैं कहता हूं कि बाज़ार व्यापक मिलेगा, किसान को विकल्प ज़्यादा मिलेंगे, तो उसका एक संकेत यह भी होता है कि जब खरीदार किसान के डोर स्टेप पे जाएगा, चाहे वो क्रय केंद्र के माध्यम से हम जाएं, चाहे एक मोबाइल वैन के माध्यम से जाएं, या कोई प्राइवेट खरीदार ही जाता है, तो किसान को निश्चित रूप से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से
फिजिबल नहीं हो सकता है, लाभप्रद नहीं हो सकता है किसान के लिए। बिल्कुल, अगर उसके पास उपज कम है तो वो ये नहीं कर सकता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली का भाड़ा दे, तो उसके लिए वहाँ डोर स्टेप पे बेचना ज़्यादा आसान हो सकता है। दूसरी बात आपने कही कि कई कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वास्तव में ये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, इसके लिए क्रय नीति में विशेष बिल्कुल व्यवस्था है और ये किसानों को जानकारी पहुंचाने की बात है, पहुंचाई भी जा रही है। सबके लिए एक टोकन जारी होता है कि आप इसी दिन इस टाइम पे आइए, उस समय खरीदारी होगी। ऑनलाइन आप जब अप्लाई करते हो तो आपको डेट मिल जाती है जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसान की जानकारी नहीं है या अन्य किसी कारणों से अन्य किसान जाकर वहाँ प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सभी को मालूम है कि एक कांटे पर यानी एक तराजू पे 300 कुंटल की खरीद होनी है। और जैसे जैसे लोग अप्लाई करते हैं तो हमें यह भी पता है कि किसको कितना बेचना है, किसके पास कितना सरप्लस है, तो उसके हिसाब से उसको डेट मिलती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा उतावलापन या अन्य कोई कारण हो या जानकारी न हो तो कई किसान जाकर वहाँ प्रतीक्षा करते हैं। इसकी हरगिज़ आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है, मैं सहमत भी हूँ। इस पर पहले से कार्य भी हो रहा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देनी है, और ज़्यादा सुविधा में एक ये राह हो सकती है कि किसानों को कम चलना पड़े। एफपीओज इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। एफपीओज अगर अपना क्रय क्रय केंद्र खोलने के लिए भी हम लोगों ने सशक्त कर दिया है, अधिकृत कर दिया है कि आप क्रय केंद्र खोलिए। तो एफपीओज को और अधिक प्रचारित करने की ज़रूरत है। एफपीओज में जो लाभ मिल रहे हैं इन्हें गांव-गांव के किसानों को पहुंचाया जाए, और एफपीओज का महत्व क्या हो सकता है उनके विकास में, मुझे लगता है ये उन्हें बताया जाए तो और अधिक वो आकर्षित होंगे। बिल्कुल, इसका प्रचार प्रसार कृषि विभाग भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, और एफपीओज की बहुत उपादेयता है, बहुत काम कर सकते हैं एफपीओज किसानों के। एफपीओज मतलब कई समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान एक साथ। बिल्कुल, अगर एफपीओज का गठन उन सच्चे उद्देश्यों के साथ किया जाए जिन उद्देश्यों के साथ उनका गठन किया जाना है, और कोई एफपीओज में कोई मेंबर निहित स्वार्थवश अगर कुछ डेविएट करता है तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज एक पावन उद्देश्य से अगर एफपीओज आते हैं आगे तो किसानों को बहुत ही सहायता मिलेगी। तो एफपीओज क्या है ये किसानों को भी समझना ज़रूरी है। देखिए, कई किसान आप मिलकर एक समूह बनाएं, एक ग्रुप बना लें, और एक व्यापारिक समूह, और बिल्कुल सरल भाषा में मैं चाहूँगा एक बार डायरेक्टर साहब से अंतिम प्रश्न के रूप में, डायरेक्टर साहब शुद्ध हिंदी में देहाती भाषा में बताइए कि एफपीओ क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एफपीओ के बारे में किसान चर्चा तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन एफपीओ बनेगा कैसे, कितने लोग मिलकर बना पाएंगे, और इसको बनाने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। ये कहा जा रहा है कि एफपीओ जो है वो कई कृषि की तमाम समस्याओं का अंत एफपीओ के गठन से होगा। देखिए, एफपीओज को अगर सीधी सादी भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो ये सिर्फ इतना है कि वे किसान जो उत्पादन कर रहे हैं, कृषि उपजों का उत्पादन कर रहे हैं, उनका संगठन ही एफपीओ है। अब ये संगठन क्यों बनेगा? जो सामूहिक हित की बात करे, व्यक्तिगत हित की बात न करे, उसके जो मेंबर्स हैं किसान, उनके सामूहिक हित की बात करे, ऐसे उद्देश्य की बात करे, ऐसे विषय की बात करे जिसमें सबका हित हो, वो एफपीओज का उद्देश्य है। एफपीओज को सरकार बहुत लगभग हर दृष्टि से कुछ न कुछ सहायता कर रही है। एफपीओज को, उनको आगे प्रोन्नत कर रही है, प्रमोट कर रही है। जैसे अगर उदाहरण हमने अभी लिया कि क्रय केंद्र स्थापना के लिए एफपीओज को सशक्त कर दिया गया है, अधिकृत कर दिया गया है कि आप क्रय केंद्र खोल सकते हैं। एक एफपीओ अगर क्रय केंद्र खोलता है तो किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मेंबर से भी खरीद कर सकता है, आसपास के किसानों से भी खरीद कर सकता है। ऐसे एफपीओज कई हो जाएं तो सामूहिक हित की बात करें तो किसानों के सामूहिक हित अगर हित का साधन होता है, सामूहिक हित अगर पूरे होते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों की आय बढ़ेगी, और किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं वो पूरा होगा। तो आप सभी के लिए ज़रूरी है कि जो भी बातें डायरेक्टर साहब ने बताई हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे किसान भाई, जो नौजवान ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देखें, वो ये समझें कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं अपनी जीवन शैली, और जीवन शैली तभी बेहतर होगी जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और एफपीओज एक बड़ा अस्त्र हैं, एक क्रांतिकारी हथियार हो सकते हैं
किसानों के आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में। 10 किसान अगर 10-10 कुंटल वो उपज है उनकी और 10 किसान अपनी उपज इकट्ठा करते हैं तो वो 100 कुंटल हो जाती है। फिर वो किसी व्यापारी के लिए उपयोगी मात्रा हो जाती है, सरकार के लिए भी एक अच्छी क्वांटिटी होती है। फिर आपको क्रय केंद्र की भी सुविधा मिल सकती है और आप बड़े व्यापारियों से भी संपर्क करके एक बड़ी मात्रा में अपनी उपज को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसे तमाम लाभ हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें डायरेक्टर साहब ने बताई हैं। हम धन्यवाद देंगे आपको, आपने द इंडियन ओपिनियन को समय दिया, जनता के लिए, किसानों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए बहुत सी उपयोगी बातें बताई और एक बड़ी भूमिका है मंडी परिषद की। और बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके नेतृत्व में ये विभाग किसानों को उनकी तरक्की में लगातार मदद करता रहे और निश्चित तौर पर किसानों की तरक्की से ही देश की तरक्की जुड़ी है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आपने किसानों से जुड़ा हुआ विषय को छुआ है और मैंने कहा है, सभी लोग जानते हैं कि हमारी आबादी के 65 से 70% कृषक परिवार हैं जिनकी जीविका कृषि पर आधारित है। तो उनसे जुड़े हुए विषय की चर्चा करना और उस पर काम करना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। आपने इस विषय पर चर्चा की, इसलिए आपको धन्यवाद और आपका आभार भी कि आप यहाँ आए, आपने इतनी देर तक चर्चा की इन विषयों पर और निश्चित इस बात का मुझे विश्वास है कि ये चर्चा और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी और वो इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खास बात हम और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डायरेक्टर साहब जो है स्वयं किसान परिवार से हैं और वो जीवटता आपने अपने छात्र जीवन में दिखाई थी कि ये निर्णय लिया कि गांव में रह के ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, गांव में रह के ही सिलेक्शन भी हासिल किया। तो गांव में जो विषमताएं हैं, गांव में जो क्षमताएं हैं, गांव में क्या बेहतर होना है, गांव की ऊर्जा, उसको आप बेहतर समझते हैं, उसको आपने देखा है, आभास किया है, आप उसका हिस्सा रहे हैं। तो अब इस विभाग में आप अपने व्यक्तित्व का, अपनी योग्यता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं, जो बातें मैं पूर्व में कह चुका हूं। और अब कोशिश करनी होगी किसानों को कि वो आगे आएँ और उन विभागों से कनेक्ट हों, जुड़ें जो विभाग आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब आपका। धन्यवाद।